जो नजर ये आ गया है कि अब मास्टरमाइंड, फंडिंग, तारुल कादरी की प्लान विजिट या अनप्लान विजिट, जो भी सकें, स्पॉन्सर्ड और नॉट स्पॉन्सर्ड, क्या वी आर लुकिंग एट एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल रहा है? आप मेरे प्रोग्राम में भी, बाकी चैनल्स में भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें करते रहे इस मामले के अंदर। जो मैंने कहा था वो तो हो रहा है। ये मुझे बताएं, क्या कोई कल के जो बहुत ताकतवर आदमी था जिनसे लोग फैज़ हासिल करते थे, क्या वो भी बेफैज़ तो नहीं हो सकते इस मुकदमे में? बहुत शुक्रिया माइक साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपके और बाकी प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो तो अब आपको यकीनी नज़र आ रही है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल कर रहा हूँ कि कानून अपना रास्ता ले ले, क्योंकि इसके पैरेलल मैं अरशद शरीफ के कत्ल के केस को भी देख रहा हूँ खुलते हुए, उठते हुए, मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए। नंबर 3 ये कि जो मास्टरमाइंड है वो तो हमें वो दो राय नहीं होनी चाहिए, वो ख़ास था। और अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो, क्योंकि मैं फेडरल मिनिस्टर था और निगोशिएट कर रहा था तहरीक लब्बैक से, तो बहुत सारी चीज़ों का मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। कौन मास्टरमाइंड था, क्या गेम थी, किस तरह उनको ह्यूमिलेट किया गया, और फिर कैसे चीफ जस्टिस साहब की फैमिली को, किसको किया गया? चीफ जस्टिस साहब को। अच्छा। जो उस वक्त जस्टिस थे, आज चीफ जस्टिस साहब हैं। क्योंकि तब आपको याद है जब ये फैसला आया कैबिनेट में, फिर इसका अप्रूवल आया, उसके बाद हमने देखा कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी आया। और आम जो कहते हैं ना, इस्लामाबाद कॉमन विजडम ये था कि फायज ईसा के भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिए जाएंगे, बिकॉज जब भी आएंगे फैजाबाद केस खुलेगा और एक मुसीबत पड़ जाएगी। टोटली आपकी बात से करता हूँ। देखें, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने नहीं दिया जाता था दुनियावी तौर पर, और चीफ जस्टिस साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोका जा रहा था दुनियावी तौर पर। दोनों में डिवाइन हेल्प थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पंडोरा बॉक्स तो नहीं होगा, वो अब ये होगा कि किसी के बाप का मुल्क नहीं है ये, चाहे वो ख़ास हो, आम हो, लाडला हो, कीड़ा हो या सांप हो, सबको अक्रॉस द बोर्ड किया जाएगा। और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है पाकिस्तान को सीधी सिमत पे लाने के लिए। लाइक वाइज जैसे अभी हमने देखा 23 अक्टूबर का डिसीजन, जिसमें आपने उड़ा दिया, आप जासूसी कर सकते हैं, तहज़ीबात उड़ा सकते हैं फ़ौज की, आप और मैं FIR दे सकते हैं, लेकिन फ़ौज नहीं दे सकती। खुली छुट्टी दे दी, बैरून मुल्क से लोग आएँ, बदमाशी करें, न्यूज़ को हमारे स्क्रूटनाइज़ करें, उनकी खबरें लें और बाकी पहुँचा दें, और जो वहाँ फ़ौजी काम करें कल वो रिटायर होकर कहें जी हमने दे दिया, हम सिविलियन कोर्ट्स में जा रही हैं। और APC का वाक़या आप याद रखें अपनी ज़िंदगी में, एक बार APS का वाक़या याद रखें सर, कि उसमें सारों को मिलिट्री कोर्ट से फांसी की सज़ा दी है, सिवाय एक के जो कन्वेंशनल कोर्ट्स में गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कुलभूषण का केस आपने वीक कर दिया ये डिसीजन दे के। 2 रिव्यू के अंदर ये सारी शिकें जो सस्पेंड हुई हैं, जो अंधा काला कानून है जिसमें पाकिस्तान की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मामला है, आर्मी को क्वेश्चनेबल किया है, बहुत से लोग इस मुल्क में इसलिए बच गए या बच जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट नहीं सेट होना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा इंतज़ामिया कल के भी साबका होगी। तो अगर इस केस में चलता है तो क्या फिर किसी की अकाउंटेबिलिटी का, बहुत ताकतवर शख्स की अकाउंटेबिलिटी का जुडिशल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में रगड़ा लग जाएगा? तो वो तो प्रेसिडेंट नहीं समझा जाएगा। नहीं, देखिए, वैसे तो जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो नेचुरली वो ख़ास कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी है ना, वो जो ताकतवर आदमी समझा जाता था। जब आप निगोशिएशंस कर रहे थे उस वक्त आपको नजर आ गया था कि वो जो मास्टरमाइंड है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है? नहीं, मास्टरमाइंड था। उसके बाद हम जब निगोशिएट करके उठ रहे थे 17-18 घंटे के बाद, तो उसी मास्टरमाइंड ने चीज़ ख़राब की। उसका आर्ट ही ये था कि वो पहले चीज़ को ख़राब करता था, फिर वो अपनी डिपेंडेंसी के लिए वो चीज़ ठीक कर देता था, तो सब उसकी तरफ देखते थे। वो वाहिद आदमी था जो ईवल माइंडेड था, जो SHO से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अपने फ़ोन पे नाम से बात करता था। उसका नाम था? ठीक है, देखिए, मैं अगर नाम अभी दे दूंगा मुझे तो कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने तो उससे कुर्सी पे झगड़ा किया है। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कुर्सी से उधर के झगड़ा करे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मुझे दोस्ती और दुश्मनी निभाने का बहुत अच्छी तरीके से आता है रास्ता। यू नोन मी फॉर क्वाइट सम टाइम। देखिए, दोस्ती में आप अपने लेवल और अपने नीचे लेवल से दोस्ती कर सकते हैं। दुश्मनी का असूल ये जो मेरा है कि आप अपने ऊपर दुश्मनी करें, एंड दिस व्हाट आई टॉट। अर्बन मौलाजट लगे हैं। नहीं, मौलाजट की बात नहीं है ना सर। देखिए, आप दुश्मनी अगर अपने बराबर अपने नीचे करेंगे तो आपका लेवल नीचे आ जाएगा। अपने ऊपर दुश्मनी, ये मुझे चेयरमैन साहब ने सिखाई ये चीज, ठीक है। यू पिक एंड चूज योर फाइट्स, ठीक है। उसी हिसाब से जिसको यू सी मास्टरमाइंड बीइंग ब्रॉट टू द डॉक। ऑफ कोर्स 100% अल्लाह की जात से। मैं तो इसीलिए आपको कह रहा था कि आई एम वेटिंग मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड सेकेंडली, अगर आपको जल्दी रैप अप करना है केस तो मैं नहीं शाहिद हूँ, आई एम अवेलेबल। चीफ जस्टिस साहब हुक्म करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। जो चीज़ें उनको फाइंडिंग में, कागजात में 10 दिन में 20 दिन में मिलनी है वो मैं आपको 20 मिनट देकर चला जाऊँगा।
और स्पॉट ऑन दूंगा, एग्जैक्ट दूंगा, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन डाल देना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को कि जी मुझे इस केस में बुला लें, मैं यकीन माने आपको फौरन बुला लेंगे। देखिए मुझे उससे पहले तो पता था कि कोई मुझे बुलाएगा नहीं अरशद शरीफ के केस के अंदर, और मैं हर जगह पे बोलता रहा, आपके फोरम पे बोलता रहा, और मेरे ख्याल से मैंने आपके ही प्रोग्राम में सबसे पहले कहा था कि इस फैज़ाबाद का केस उठेगा और मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, ये मेरी कन्विक्शन भी थी। और मैं अरशद शरीफ के लिए भी आपको कह रहा हूँ कि वो भी केस उठेगा और बहुत सारे लोग उसमें एक्सपोज होंगे जो पाकिस्तान में होता जा रहा है। एक अपॉइंटमेंट आई थी जिसपे इमरान खान का झगड़ा हो गया और वो भी उनकी हुकूमत जाने में बहुत बड़ा फैक्टर बना। वो कहते थे ए को लगाए, उन्होंने कहा नहीं बी लगेगा, ये होगा। वो वक्त अगले साल भी आना है, और अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या आपको उस पर कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आता है? देखिए मेरी आप आदत बदल सकते हैं, मेरी फितरत नहीं बदल सकता। तो फितरतन अगर आप देखें तो वो तो होना ही है, होने दो वजह से। एक तो ये कि किसी का मंशूर नहीं है कि पाकिस्तान को ठीक कैसे करेंगे। तो आज जो डॉलर नीचे आ गया है या पेट्रोल नीचे आ गया है या चीनी नीचे आ गई, स्मगलिंग रुक गई, तो उसका क्रेडिट तो आप शर्माते हैं हम बोलते हुए, लेकिन आर्मी चीफ को जाता है, वो अपनी जेब नहीं भर रहा तो इसलिए काम कर रहा है। लेकिन जब आप यही फाउंडेशन के बाद कीचड़ की छत दे देंगे पाकिस्तानी कौम को और इन्हीं को इक़्तिदार दे देंगे जो आजमाए हुए हैं, इंक्लूडिंग PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, MQM एंड एवरीवन, तो इक़्तिदार वो ये डॉलर ऊपर चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर चला जाएगा, महंगाई ऊपर चली जाएगी, क्योंकि सबकी जेबें तो खुली हुई हैं। उनको तो आदत है, वो मुल्क से यहाँ से मुल्क लोग जाते हैं बैरून मुल्क कमाने के लिए, यहाँ आते हैं लीडरान बाहर से कमा के फिर जाने के लिए। तो आपको कोलिजन नजर आता है? कोलिजन तो अंडर फेलियर है, आगे कोई प्लान नहीं है। मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज हुई, शेख रशीद साहब के वकील ने एप्लीकेशन डाली हुई थी फारग होने की, जी छोड़े इन्हें। समहाउ चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलवा लिया, उनको नहीं, उनका जी अब तो वापस आ गए, चिल्ला के आट के तो आ गए हैं, तो आए उनसे सुनते हैं। ये मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस लगा कि शेख रशीद को क्यों बुलवाना चाह रहे थे चीफ जस्टिस साहब। मुझे पता है, इनसे पूछ लें, बताया जरा पहले अपना नहीं, आप बता दें तो तज्जिया और कर लेगा। ऑफ कैमरा में पहले ही फैसल से कह रहा था कि इनका जो है ना, अच्छा बताए ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, हमारा जरा तज्जिया बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन। मेरे प्रोड्यूसर साहब क्या कह रहे हैं? मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने 3 मुमकिन मास्टरमाइंड्स की तस्वीरें रखी हुई हैं, फैसल साहब को कि अगर वो नाम नहीं देंगे तो मैं बी रोल में तस्वीर चला पाऊंगा। ये बड़ी साहब के अपने मसला है। अगर फैज़ाबाद धरने में शेख रशीद साहब को बुलाया गया है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि इनिशियली शेख रशीद साहब निगोशिएट कर रहे थे तहरीक लब्बैक से फेज़ 2 में। फेज़ 1 में हमारे जो मजहबी अमूर के वजीर थे वो थे, दोनों ने जो किया, जो मुआहदे की और क्या हुआ, वो तो मैं आपको अभी कोर्ट में पहले बता दूंगा, तो वो शायद एक्सक्यूज ना कर देंगे, मैं नहीं आ रहा। और थर्ड फेज में फाइनल राउंड के अंदर सारे मिनिस्टर्स को हटा के मुझे भेजा गया। सो उस एम्बिट के अंदर उसके बाद ही जो सब कुछ हुआ, जो कैबिनेट के अंदर सब कुछ हुआ, और चीफ जस्टिस साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने की तैयारी हुई, और किसने वो केस बनाया, तहरीक लब्बैक में क्या हुआ, क्या पॉइंट्स थे, किस तरह खराब हुआ, ये सब लाहौर में हो रहा था व्हाइल वी वर इन गवर्नमेंट एंड आई वाज अ फेडरल मिनिस्टर। सो और इसमें फिर हमारी तू तड़ाक भी हुई सारे वजीरों के बीच में, जो पहले फेल हो गए थे, जो खान साहब को पुट्ठी कहानी बता रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि जी ये आई एम स्टिल इन टच, यू नो, इन द सेंस कि वो मैंने, क्योंकि वो कमिटमेंट्स नहीं की जो मैं कनेक्ट कर नहीं सकता था बाद में। लोगों ने तो ये किया, कमिटमेंट की, एग्रीमेंट किया, लिखत पढ़त की, उसका फ़ोन ऑफ कर दिया, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर वो माउंट करते थे सब पीछे भागते थे। और वहाँ ये भी एक वजीर का पेश का मैं बता दूं कि उसमें एक वजीर ने उनके पैर भी पकड़े हैं, वो आने वाले अगले प्रोग्राम में आप पकड़ूंगा, तहरीक लब्बैक वालों के, ठीक है। तो हमने तो बहुत कुछ देखा है, और खास का बड़ा रोल था इंपॉर्टेंट, और खास बार बार मीटिंग के अंदर भी इंटरप्ट कर रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फाइनली जब से निगोशिएट हो गई, फाइनलाइज हो गई, मैं वज़ीर आज़म का जहाज़ भी मंगवा रहा था, तो हम जब उस पॉइंट तक पहुंचे तो उसने वो चीज़ें, सब चीज़ें चेंज कर दी। और उसके बाद फिर वहाँ भी एक झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मैं तहरीक लब्बैक वालों की गाड़ी में बैठकर विदाउट माई सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल मैं उनके उधर जहाँ उनको दफनाया हुआ है उस मस्जिद में भी गया। उस मस्जिद में मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, या चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया तो उनको बता ज़रूर दूंगा अगर बुलाया गया। जिस तरह उन्होंने अबसार आलम के लेटर में बड़ी लंबी बात की, फैसले में भी उसका जिक्र किया जो उन्होंने आज शॉर्ट ऑर्डर निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जी एज चेयरमैन पैमरा उन्होंने 3 लोगों को ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को ख़त किया, आर्मी चीफ को ख़त किया, उस वक्त के वज़ीर आज़म को ख़त किया। अब वो तीनों बंदों में से 2 तो कम अज़ कम उनकी फेवरेट लिस्ट पे नहीं है।
क्या हम समझें कि क्या ये पर्सनल स्कोर सेटलिंग का मामला लगता है कि इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी का, जैसे आमिर कह रहे हैं कि वो मैसेजिंग है? बिकॉज दोनों बड़ी नैरो टाइट रोप एक्ट वॉक है ये। बड़ा स्मार्टली फ्रेज किया आपने इस क्वेश्चन को सर, आई मस्ट अप्रिशिएट। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि इसकी कॉम्बिनेशन ये है कि दो जो इंडिविजुअल्स हेड कर रहे हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चीफ जस्टिस साहब, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चीफ जस्टिस हैं अपने इदारे के, ठीक है। सो इंसाफ के तकाजे के तहत ही इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर हेडेड, और ये भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है या आपके मेरे अंदर है, कोई भी आदमी जो है वो कानून से बालातर नहीं है, उसको वाकई में रिटेन करना और कट टू साइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, पर्सनल स्कोरिंग तो इसलिए नहीं है कि पर्सनल स्कोरिंग असूलन इंसान के अंदर अल्लाह ने जिस्ट ऐसी दी है कि वो करता है जब उसकी फैमिली को घसीटा जाता है, और चीफ जस्टिस साहब की फैमिली को बड़ा बुरी तरह ह्यूमिलेट किया। और वो मुझे तो केस का ही पता है, केस बना कैसे, कैबिनेट में अप्रूवल के लिए कैसे आया, क्या कमेंट्स कैसे बताए ना थोड़ा सा। और 2 अरब रुपए भी इसमें इन्वॉल्व है इस नेगोशिएशन में टीएलपी के अंदर, वो भी आइंदा आने वाले वक्त में पता चलेगा। और आपको एक और चीज जो थोड़ा सा ऑफ द कफ है डिस्कशन से, 2 बिलियन अरब रुपए क्या है? 2 अरब रुपए की भी एक प्लेसमेंट थी, और मैं समझता हूँ कि तहरीके लब्बैक के साथ जो मैंने निगोशिएट किया उसमें आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उनको भी बुलाया जाएगा तो वो उस 2 अरब से रिलेटेड और जो निगोशिएशन से रिलेटेड बातें हैं वो सच ही बताएंगे। मैं अभी भी उनको बिलीव करता हूँ कि उनमें सच्चे लोग हैं जो सच बोलेंगे। तो दे कि 2 अरब रुपए उनको दिए गए? नहीं, दिए हुए कोई नहीं गए, लेकिन 2 अरब रुपए भी इसके लिए इस काम के अंदर मुख्तस थे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को रोकना था इवेंचुअली। और दूसरी फ्यूचर चीफ जस्टिस को जो अब हैं काजी फायजीसा साहब। और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ है जो इस डिस्कशन से हटके, वो ये कि वो जजेस जो आज भी मौजूद हैं, जब इमरान खान साहब का धरना इख्तिताम पे जा रहा था तो उस खास के कहने पे उन्होंने उस कंटेनर में फ़ोन किया था इमरान खान साहब को कोई श्योरिटीज़ के साथ, वो भी आज मौजूद है। तो जब ये खुलेगा तब कोई भी नहीं बचेगा। अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी और पाकिस्तान सिमत में आता चला जाएगा।